नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। लगातार पिछले कई दिनों से, महीनों से पश्चिम बंगाल और असम की सियासत पर विस्तार से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, पहले पश्चिम बंगाल में हम थे और वहाँ की ग्राउंड रियलिटी आप तक पहुँचा रहे थे। पिछले कुछ दिनों से हमारी मौजूदगी असम में थी और असम की सियासत को भी काफ़ी करीब से देखकर समझकर आप तक पहुंचा रहे थे। और आज इस वीडियो में हम आपको असम में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि अब 9 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, तो असम की सियासत पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि एक वीडियो में असम की पूरी सियासत को समझना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। थोड़ा प्रयास हम करेंगे। जो हमने समझा है, जो ग्राउंड जीरो पर हम उतरकर लोगों से बातचीत करने के बाद जो हमारे ध्यान में है, वो सारी चीज़ें आप तक बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन थोड़ा सा बंगाल की चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, न्यूज़ हाट ने ही सबसे पहले ये बताया था कि इस बार की लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। और लड़ाई किसके किसके बीच? तो ममता बनर्जी वर्सेस अमित शाह। याद दिला देते हैं आपको। देखिए, ये मैगजीन न्यूज़ हाट ने आज से लगभग 1 महीने पहले ही बता दिया था कि अमित शाह क्या करने वाले हैं, अमित शाह किस मोड में आएंगे। ममता बनर्जी और अमित शाह ही में जो लड़ाई चल रहा है, जो जंग छिड़ी हुई है, उसके मुख्य खिलाड़ी, जो मुख्य पात्र हैं, वो यही दोनों हैं। और इसकी तस्वीर हमने पहले ही दिखा दी थी और इसके जो कंटेंट है उसमें हमने साफ लिखा था कि बीजेपी क्या कुछ करने वाली है। तो देखिए, ऐलान कर दिया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, 15 दिन बंगाल में ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हिलेंगे नहीं। तो अब बंगाल की सियासत बड़ी इंटरेस्टिंग मोड में है, बंगाल की तरफ बढ़ रहे हैं। बंगाल के खबरों से भी रूबरू कराएंगे। एक और टीम हमारी कोलकाता पहुंचने वाली है, वहां से भी, कोलकाता से भी आपको अपडेट मिलते रहेगा। लेकिन अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ा असम की सियासत की। तो देखिए, असम में क्या होने वाला है। हम जहां जहां गए, यहाँ पर मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के नाम का डंका बज रहा है। जिस भी क्षेत्र में गए, देखिए, हालांकि असम काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्र है। ऊपरी असम है का अलग मुद्दा है, वहाँ पर अलग जो है समीकरण हैं। उसके बाद लोअर असम का अलग कहानी है, मिडिल असम की अलग बातें कही जाती हैं, बोरोलैंड का जो समीकरण है वो कुछ अलग कहता है। तो देखिए, बारी बारी से अगर बात करें तो हम आपको सबसे पहले जो मिडिल असम का एरिया है वहाँ पर की बात बताएं, तो वहाँ पर हिमंत बिश्व शर्मा एक बड़ा फेस है, एक बड़ा नाम है। हालांकि उनके नाम पर पूरे असम में वोट जो है वो पोलराइज हो रहा है। और देखिए, हम आपको अंदर की खबरें बताएं कि जो असम का चुनाव है, असम के चुनाव होने के तुरंत बाद हिमंत बिश्व शर्मा को बंगाल भेजा जाएगा। और असम की सियासत में क्या कुछ नया हुआ है, देखिए, असम में आज क्या अगर आप दिन देखें तो आज बहुत सारे दिग्गज पहुंचे हुए थे। अमित शाह पहुंचे हुए हैं, नितिन नवीन पहुंचे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, कल नितिन गडकरी भी पहुंचे हुए थे। मतलब पूरा जोर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है असम की राजनीति में लगाई हुई है। और देखिए, अमित शाह ने क्या कहा है। अमित शाह ने क्लियर कट कह दिया है कि असम में हमारी सरकार फिर से बनती है तो हम यूसीसी लागू करेंगे। यूसीसी मतलब एक ही शादी करना होगा। अब जो लोग कई शादियां करते हैं उन पर रोक लग जाएगी। लेकिन कांग्रेस डर दिखा रही थी आदिवासियों को कि भाई, आदिवासी समाज का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है कई शादियां करने का, तो वो बंद हो जाएगा। तो अमित शाह ने आज भरे मंच से ये क्लियर कर दिया कि देखिए, आदिवासियों को इससे अलग रखा जाएगा। अमित शाह ने क्लियर मैसेज दिया कि हमको पता है कि किसको हमको रोकना है। तो आप समझिए कि अमित शाह पूरा चुनावी मोड में है, एक्शन मोड में है। उनके इस चाल से क्या होगा, खलबली मचा हुआ है। विपक्षियों की बात कर लेते हैं, तब तक थोड़ा नज़ारा भी आप देखिए। असम से हम लोग अब बंगाल की तरफ बढ़ रहे हैं और असम से बंगाल जाने के क्रम में ट्रेन में हमारी मौजूदगी है। लेकिन चूंकि असम से हम लोग वापस जा रहे हैं तो थोड़ा बताना आपको ज़रूरी था कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। असम की सियासत में बहुत सारी चर्चाएं हैं। सबसे पहले हम आपको बताते चले कि देखिए, क्षेत्रवार क्या कुछ मुद्दे हैं। देखिए, 2021 असेंबली की अगर बात करें, 2021 में बीजेपी 60 सीट लाई थी 33.21% वोट लेकर। कांग्रेस की बात करें तो 29 सीट 29.67% वोट लेकर। AIUDF 16 सीट 9.29 वोट परसेंट। AGP 9 सीट 7.91% वोट। UPPL 6 सीट 3.39%।
उसके बाद अदर्स एंड इंडिपेंडेंस जिसको कहते हैं वो एक 5.93% है। पार्टी वाइज अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो वोट परसेंटेज है वो भारतीय जनता पार्टी यानी जो एनडीए गठबंधन था उसको यहाँ पर मिला था। अब इस बार क्या है, इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो गठबंधन में ही चुनाव लड़ रही है। तो देखिए इस बार की अगर आप बात करें तो एनडीए में असम में भारतीय जनता पार्टी 89 to 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। असम गण परिषद 21 से 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बोडोलैंड पीपुल फ्रंट बीपीएफ में 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और आरएचजेएम यह भी 1 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन कांग्रेस किसके किसके साथ है? देखिए कांग्रेस भी बहुत सारे पार्टियों के साथ जो है वो गठबंधन की है। बावजूद इसके कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जो कांग्रेस का खेल बिगाड़ रही हैं। तो देखिए कांग्रेस के साथ कौन कौन सी पार्टी है उसके लिस्ट भी हम आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए कांग्रेस के साथ रायजोर दल जो 11 से 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि कांग्रेस खुद 99 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। असम जातीय परिषद 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सीपीआई-एम यह 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सीपीआई-एमएल 1 से 2 सीटों पर सक्रिय है और एपीएचएलसी यह पार्टी भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन कांग्रेस के खेल बिगाड़ने का काम कोई कर रहा है तो वो कर रही है टीएमसी। उसके साथ साथ जेएमएम और टीएमसी ने यहाँ असम में कैंडिडेट देकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखिए जो जनजातीय वाले क्षेत्र हैं, जो जनजातियों के मुद्दे होते हैं उसमें हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन खुद कैंप किए हुए हैं। तो आप समझिए कि जो भी वोट हेमंत सोरेन के नाम पर पड़ेंगे वो एंटी बीजेपी वाले वोट ही पड़ेंगे, जिससे कांग्रेस को ही नुकसान होगा। दूसरी तरफ टीएमसी जो बंगाली क्षेत्र है, जो बंगाली भाषी क्षेत्र है, बंगाल के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर टीएमसी अगर प्रभाव डालेगी तो वह भी एंटी बीजेपी वोट ही टीएमसी को जाएगा और वो एंटी बीजेपी वोट जो है वो कांग्रेस खेमे का ही वोट रहेगा। तो आप समझिए कि इसके बावजूद एआईयूडीएफ यानी बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है वह भी जो है वो खेल बिगाड़ने का काम इस वक्त कर रही है। जो मुस्लिम के वोट हैं वो जो है वो अगर एआईयूडीएफ और ओवैसी की पार्टी मिलकर काट लेते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आप समझिए कि क्लीन स्वीप करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। हम आपको डिटेल में यह भी बताएं कि अपर असम की बात हम लोग कर रहे थे। तो देखिए यह क्षेत्र जो है पारंपरिक रूप से असमिया संस्कृति का केंद्र माना जाता है। यहाँ चाय बागान और स्वदेशी समुदाय चुनावी दिशा तय करते हैं। यहाँ भाजपा का पलड़ा काफी भारी है, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का मजबूत समर्थन प्राप्त है। हालांकि कांग्रेस के गौरव गोगोई के नेतृत्व में यहाँ अपनी मजबूत पकड़ करने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पर चाय बागान कर्मियों का मुद्दा बड़ा खूब चलता है और आपने देखा कि चाय बागान कर्मियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मीय मुलाकात हुई और हमने भी कई सवाल पूछे थे जो यहाँ के लीडर्स हैं, तो उन्होंने साफ तौर से कहा और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि देखिए सरकार ही चाय वाले की है तो चाय वालों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अपर असम की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 30 से 40 सीटें ऐसी हैं जो चाय जनजाति से जो है वो प्रभावित होती हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ माहौल जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर एक नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए और असमिया पहचान के संरक्षण का मुद्दा भी यहाँ पर हमेशा गर्म रहता है। बुनियादी जो ढांचा है, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, ये मुद्दे भी यहाँ पर काफी चलते हैं। आगे बढ़ते हैं मिडिल असम के बारे में। तो देखिए जो हम लोग ट्रेन में हैं और ट्रेन में तमाम जो लोग हैं वो लोग भी हैं, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मिडिल असम की बात करें, मिडिल असम में हमने पहले ही बताया कि यहाँ पर हेमंत बिश्व शर्मा का नाम चलता है। ये मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है जहाँ कार्बी, आंगलोंग और नवांग जैसे जिले आते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर भाजपा और उसके सहयोगी एजीपी की ग्रामीण क्षेत्रों में काफी पकड़ है, जबकि कांग्रेस और एआईयूडीएफ अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में प्रभावी है। कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओं जैसी पहाड़ी जिलों में छठी अनुसूची के तहत अधिक स्वायत्तता और भूमि अधिकारों की मांग प्रमुख है।
सरकार द्वारा चलाए गए बेदखली अभियान को लेकर भी विपक्ष यहाँ पर आक्रामक भूमिका में दिखाई दे रहा है। लेकिन विपक्ष जितना ज्यादा आक्रामक होता है उतना ही इधर पोलराइजेशन बढ़ता है और हिंदू वोटर एकजुट होकर भाजपा के पक्ष में दिखाई देता है। अब निचले असम की बात कर लेते हैं, लोअर असम की बात कर लेते हैं। देखिए, लोअर असम अल्पसंख्यक आबादी है, भाषाई विविधता बहुत ज़्यादा यहाँ देखा जाता है और प्रभावी दल के रूप में अगर देखें तो यहाँ पर बदरुद्दीन अजमल यानी AIUDF और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। भाजपा यहाँ हिंदू बहुल क्षेत्रों और परिसीमन के बाद बदली हुई सीटों पर अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। 2023 के परिसीमन ने यहाँ की कई मुस्लिम सीटों के समीकरण बदल दिए, जिसे विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। संदिग्ध मतदाता NRC के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याएं यहाँ के मतदाताओं के लिए अत्यंत संवेदनशील है। लेकिन देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात जो इस चुनाव में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, देखिए परिसीमन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। परिसीमन मुद्दा आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र थे, परिसीमन में उनके परों को कतरने का काम एक तरह से आप कह सकते हैं कि हो गया है। और जो मुस्लिम प्रभावित क्षेत्र थे, जो अल्पसंख्यक वहां पर जो बहुसंख्यक की भूमिका में थे और वो जो है डिसीजन मेकिंग की भूमिका में रहते थे, तो परिसीमन में वो चीजें दिखी है और वहां पर परिसीमन होने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। आगे हम बात कर लेते हैं बोडोलैंड की। देखिए, बोडोलैंड भी जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, BTR का क्षेत्र है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर UPPL और BPF के इर्द गिर्द घूमती है जो यहाँ की राजनीति है। देखिए, यहाँ के लोग नेशनल पार्टियों को छोड़कर जो रीजनल पार्टियां होती हैं उन पर ज़्यादा भरोसा करती हैं। यहाँ पर न बहुत ज़्यादा कांग्रेस का चलता है और न ज़्यादा भाजपा का चलता है, तो लोकल पार्टियों के भरोसे ही नेशनल पार्टियां यहाँ पर हैं। जैसे कि आप देखिए कि BPF जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है और UPPL जो है कांग्रेस के साथ है। तो यहाँ पर NDA और UPA के बीच की लड़ाई होगी। यहाँ भी BPF जो है वो मजबूत भूमिका में दिखाई दे रहा है। इस यहाँ की लगभग 4 सीटें भाजपा खुद लड़ रही है, बाकी की जो सीटें हैं वो BPF लड़ रहा है। बोडो पहचान और शांति 2020 के बोडो शांति समझौते के बाद शांति और विकास का वादा यहाँ का मुद्दा है। जनजातीय लोगों के भूमि अधिकारों का संरक्षण और गैर बोडो समुदायों की सुरक्षा, क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, यह भी यहाँ का प्रभावी मुद्दा है। तो कुल मिलाकर अब अगर अंतिम में हम कहें तो सबसे बड़ा मुद्दा गुवाहाटी में और असम में कहा जाए तो वो डेवलपमेंट का है। देखिए, डेवलपमेंट की बात करें, हमने बहुत सारे लोगों से बात की, ग्राउंड पे, गलियों में, बसों में, ट्रेन के कुछ लोगों से, शिप पर, ग्रामीण इलाकों में हमने जाकर लोगों से बातचीत किया, तो वो लोग साफ तौर से कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए 10 साल पहले का असम और 10 साल बाद के असम में बहुत ज्यादा अंतर है। कांग्रेस की सरकारें यहाँ पर अपना जेब भरती रही हैं लेकिन काम नहीं किया है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और BJP की सरकार बनी, क्षेत्र में शांति हुआ, सुरक्षा व्यवस्था हुआ और सड़कों का निर्माण हुआ, पुलों का निर्माण हुआ, डेवलपमेंट इतना अधिक हुआ है कि लोग डेवलपमेंट के नाम पर BJP के सपोर्ट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक मुद्दा जो है जुबीन दा का भी जो है गुवाहाटी में अगर देखा जाए तो जुबीन दा के नाम पर भी कुछ जो युवा हैं वो गोलबंद हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जुबीन दा के न्याय के नाम पर जो युवा हैं वो BJP के विरोध कर रहे हैं। लोगों को भरोसा है तो हिमंत बिश्व शर्मा पर ही भरोसा है कि हिमंत बिश्व शर्मा ही जुबीन गर्ग को न्याय दिला सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप अभी तस्वीरों में देख रहे थे, तमाम महिलाएं भी यहाँ बैठी हैं, तो देखिए हिमंत बिश्व शर्मा की सरकार का जो तुरूप का इक्का माना जाता है वो महिलाएं ही हैं, क्योंकि महिलाएं हिमंत बिश्व शर्मा को प्यार से मामा कहती हैं। और मामा कहने का मतलब है, कोई मामा कहता है, कोई दादा कहता है, कोई अपना बेटा कहता है। इतना आत्मीय लगाव है हिमंत बिश्व शर्मा से, उनके क्षेत्र की जनता का, उन महिलाओं का। देखिए, महिलाओं को एक योजना के तहत अभी 9,000 रुपए उनके अकाउंट में डाला गया है। समय समय पर उनके अकाउंट में पैसे भेजे जाते रहे हैं। उनके आर्थिक उन्नति के लिए लखपति दीदी योजना भी चल रहे हैं। तो घर में जो रहने वाली महिलाएं हैं उनके आर्थिक तरक्की के लिए सरकार बहुत कुछ काम कर रही है। और इन सब से अलावे, इन सब मुद्दों के अलावे हिमंत बिश्व शर्मा
केवल नेता नहीं है, अपने क्षेत्र के लीडर नहीं है, बल्कि सुपरस्टार हैं। उनकी छवि एक ऐसे स्टार के तौर पर है क्षेत्र में। जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, जनता से पूछते हैं, तो कोई उन्हें प्यार से दादा कहता है, कोई मामा कहता है, कोई बेटा कहता है, कोई हीरो कहता है और कोई भगवान कहने लगता है। तो यही है हेमंत विश्व शर्मा की पहचान। और उन्हीं महिलाओं और बुजुर्गों के आशीर्वाद से हेमंत विश्व शर्मा केवल असम की राजनीति में नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति में उनका स्थान है। और अब असम जो है केवल हेमंत विश्व शर्मा नहीं, अमित शाह हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए, नितिन नवीन हो गए, तमाम जो भाजपा के बड़े लीडर हैं, नरेंद्र मोदी खुद हो गए। अब चारों तरफ से जो है फील्डिंग टाइट हो गई है और अब अंतिम मोड में भाजपा पूरी जोर और ताकत के साथ जो है खड़ी है। और वहीं कांग्रेस थोड़ा ढीली दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ मुद्दे हैं, उस मुद्दों पर वोट जरूर कांग्रेस के खाते में जाएगा, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी अगर कहे 10 सालों की सरकार के बाद भी बीजेपी जो है एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और इन तमाम मुद्दों के अलावा मैंने कहा कि हेमंत विश्व शर्मा की जो पॉपुलैरिटी है वो सब मुद्दों पर भारी है। और हमें यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा असम में भारी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूदगी बंगाल और असम दोनों की राजनीतिक तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।